सभी मेरे दर्शक को दीपक कुमार प्रजापति की तरफ से नमस्कार। आप जो चैनल देख रहे हैं उसका नाम है HR कंप्लायंस एंड लेबर एक्ट। अगर आपको चैनल पसंद आएगा और आपको जो मैं समझाने की कोशिश करूँ अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें या लाइक करें। आज हमारा जो टॉपिक है वो है SIC के रिगार्डिंग, सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उनके अधिकार के लिए। और एक एम्प्लॉयर का जो है एक कंप्लायंस के रिगार्डिंग इसमें मेंशन होगा सभी चीज़ें। स्टेप बाय स्टेप वाइज बताऊंगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आशा करता हूँ कि आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना, क्योंकि जब तक आप स्टार्ट से लास्ट नहीं देखोगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा और हमारा जो समझाने का सिस्टम होगा और शायद है कि वहाँ पे कुछ इशू तो आप क्लियर नहीं समझोगे तो उसका मतलब कुछ नहीं होता। तो विश्वास करता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखेंगे। SI है क्या, सबसे पहले तो जानने की जरूरत है। SI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है। ये एक सोशल सिक्योरिटी है। ये आया कब और स्टार्ट क्यों हुआ, रीजन क्या था? स्टार्ट होने का पर्पज ये था कि क्या होता था कि 1948 में स्टार्ट हुआ। उसके पहले क्या होता था कि कोई भी कर्मचारी काम कर रहा है कहीं पे तो एम्प्लॉयर का कोई एक जिम्मेदारी नहीं होती थी, और प्लस में जो है एम्प्लॉय कहीं ना कहीं सेफ नहीं फील करता था। कोई ऐसी चीजें उसके साथ कोई घटना होती थी तो क्या उस घटना में जो उसके साथ क्षति होती थी, सपोज दैट उसका एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी चीजें हो जाती है और कार्य के दौरान, तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिल पाता था और एम्प्लॉयर पे नहीं करता था कुछ भी, और उसको जो है सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता था। तो ये क्या हुआ कि ऑलरेडी अपने संविधान में ये मेंशन है, वो मैं बताऊंगा कि इस आर्टिकल में मेंशन है अभी आगे चल करके। तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम से हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट बोलते हैं, जो 1948 में आता है। ये योजना जो है स्टार्ट होती है 1948 में संसद के द्वारा, संसद में चर्चा के द्वारा ये स्टार्ट होता है। और ये स्टार्ट होता है दो प्रदेशों के बीच में। सबसे पहले दो प्रदेश में कवरेज किया गया, एक कानपुर और दिल्ली में। स्टार्टअप 2 फरवरी 1952 से किया गया, ठीक है। और सबसे बड़ा मैं योगदान ये बोलूँगा कि वहाँ के जो राज्य सरकार थे उनका सबसे बड़ा भागीदार रहा, क्योंकि इसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और इस पर उन्होंने कार्य करना स्टार्ट किया और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, ठीक है। ये मेन पर्पज जनरल जैसे सोशल सिक्योरिटी का जाता है, जैसे सामाजिक कल्याण। ये कल्याण सामाजिक कल्याण के लिए संविधान में जैसे मेंशन था, तो इस पे क्या है, केवल फैक्ट्री हो गया या जो हमारे इंडस्ट्री हो गए या सॉफ्ट हो गए उनके रिगार्डिंग ये बनाया गया, ठीक है। कि जो भी कर्मचारी अगर कहीं भी काम कर रहा है, अगर उसको कुछ क्षति होती है तो क्या उसे बेनिफिट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो काम तो कर रहा है ना, एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ योगदान एम्प्लॉयर का होता है और कुछ ना कुछ एम्प्लॉय का योगदान होता है। दोनों को योगदान से एक चीजें मिलती है। तो उसमें क्या दिया गया है कि इंश्योरेंस होता है, ये एम्प्लॉय का एक इंश्योरेंस है कि हाँ काम तो कर रहे हो, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, चाहे आप बीमार होते हो, चाहे अगर महिला है तो मातृत्व का लाभ हो गया, या एक्सीडेंट होता है कार्य के दौरान, तो ये सब बेनिफिट के लिए ये दिया गया कि इसमें एम्प्लॉयर, ठीक है, एक गवर्नमेंट जो सेंट्रल जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के द्वारा जो गठन किया गया एक सेंटर, उससे जो है या उससे जो है ये मिलेगा आपको, ठीक है। कर्मचारी राज्य बीमा के द्वारा जो है आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन रहे, ये हमारा मेन टॉपिक रहा, ठीक है। तो अब क्या है, संविधान में जैसे मैंने बताया, संविधान के भाग 4 में जो है राज्य की नीति के अनुच्छेद 41 और 42 और 43 में ऑलरेडी ये शामिल है कि जो है एक अधिकार है ये, ठीक है, राज्य का, राज्य में काम करने वालों का अधिकार है कि कोई भी स्टेट में कोई कर्मचारी काम करना है तो इसको कोई ना कोई ऐसा सोशल सिक्योरिटी प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है। और की जानी चाहिए, नो डाउट। हमें आपको भी उसमें सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि देखो कि काम तो हम किसके लिए कर रहे हैं, और जो घटना होनी होती है वो पता नहीं होता हमें कि घटना कब होगा कब नहीं होगा, और हमारी इनकम इतनी होती है कि हम जो है उस घटना को जो है
पूरी तरह से हम उसको जो है सरवाइव करने के लिए होते नहीं है। हमारी 5,000, 8,000, 10,000 सैलरी होती है, 15,000। तो क्या होता है कि अगर ऐसी कोई बड़ी घटना होती है तो उसको कवर करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो सरकार के द्वारा जो ये संविधान में जो ये मेंशन किया गया है, ये जो संसद में डिस्कस हुआ था, इसी के रिगार्डिंग हुआ था कि कोई बुढ़ापा हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, कोई बीमारी से हो गया, विकलांग हो गया, भाई कार्य करते करते विकलांग हो गया तो उसको कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। तो इस पे चर्चा होने के बाद ये एक्ट लागू किया गया 1952 में, जैसे मैंने बताया स्टार्ट हुआ। और ये बात तो हो चुकी थी 1948 में, जारी हो चुका था, नोटिस जारी हो गया, बट 2 स्टेट में लागू किया गया, जैसे कानपुर और दिल्ली। इसमें जो इंक्लूड होते हैं, फैक्ट्री होता है, प्लस में सॉपेक्ट सोप होते हैं, ठीक है। और जितनी भी इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई या नॉर्मल पैकिंग इंडस्ट्री हो गई, उसमें भी टर्म एंड कंडीशन होता है। मैं स्टेप वाइज बताऊंगा कैसे कैसे एम्प्लॉयर की एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है। लेकिन जितने भी उसमें कार्यरत श्रमिक होते हैं उसकी भी एक एलिजिबिलिटी होती है कि हाँ इतनी सैलरी तक, इतने तक का जो है उनको वो उसके बेनिफिट के हकदार होंगे, ठीक है। तो जो एलिजिबिलिटी होती है एम्प्लॉयर की, सबसे पहले हम एम्प्लॉयर की एलिजिबिलिटी करते हैं, इस चेक करते हैं कि हाँ एम्प्लॉयर कब, और इसमें बेनिफिट देखो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का दोनों है। एम्प्लॉय अपने इस तरीके से देखे कि किसी भी नियोक्ता के पास वो काम कर रहा है, किसी के कर्मचारी बन के काम कर रहा है, तो उसमें देखने की जरूरत ये है क्या हम ईएसआई की, हमारी इंडस्ट्री जो है ईएसआई में एलिजिबल है कि नहीं। अगर ईएसआई में एलिजिबल है और वो जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती है तो उसमें एम्प्लॉय का नुकसान होता है, प्लस में एम्प्लॉयर का भी होता है। एम्प्लॉयर का इसलिए होता है क्योंकि अगर इंस्पेक्शन होगा तो फंसेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें किसी भी प्रदेश में, किसी भी प्रदेश में नहीं बोलते, कुछ प्रदेशों में और कुछ अलग प्रदेशों में क्या है, 10 या 10 से अधिक कर्मचारी जिस भी नियोक्ता के पास साल के अंदर, 1 साल के अंदर किसी भी महीने या किसी भी दिन में 10 या 10 से अधिक कर्मचारी अगर काम करते हैं तो ईएसआई का रजिस्ट्रेशन उसको करवाना पड़ेगा। कुछ स्टेटों में 20 है, कुछ स्टेट में 10 है। और एक और है कि जहाँ पे बिजली प्रवाहित होती है, मीन्स बिजली वर्किंग, जो भी चीजें अगर वहाँ पे बिजली का प्रवाहन है तो वहाँ पे 10 से ज्यादा अगर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 10 से ज्यादा अगर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ईएसआई जो है मैंडेटरी है। जैसे सपोज दे कि एक इंडस्ट्री होती है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी तो लग रही है ना। अगर आप बात करोगे एक पैकिंग की इंडस्ट्री ले लो, नॉर्मल हाथों से पैकिंग की जा रही है तो वो तो इंडस्ट्री, वो बिजली उसमें यूज नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ पे बिजली यूज हो रहा है वहां पे क्या होगा, 10 से अधिक एम्प्लॉय हो जाएंगे तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है, एम्प्लॉयर को, ठीक है। अब आता है 20, बिजली में अगर प्रवाहित नहीं होती है, बिजली अगर प्रवाहित नहीं होती है किसी इंडस्ट्री में, जैसे मैंने बताया पैकिंग हो गया या कुछ ढोने का काम हो गया या पार्सल का कोई काम हो गया, तो उसमें क्या होता है कि 20 की बाध्यता होती है, 20 एम्प्लॉय कम से कम होंगे, 20 या 20 से अधिक होंगे तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले ऑफलाइन था। फॉर्म 1 के द्वारा क्या होता था कि हमें ईएसआई जो ऑफिस होते थे, रीजनल ऑफिस होते थे, वहां पे हमें जाकर के सबमिट करके हमें जो है एम्प्लॉयर कोड रजिस्टर लेना पड़ता था। लेकिन आज क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन जो है 2 साइटें हैं, एक 2 स्टेट गवर्नमेंट की कुछ अपनी अलग अलग, जैसे हम बात करें चाहे पंजाब ले लो, हरियाणा ले लो, तो ठीक है, श्रम सुविधा के द्वारा भी जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा भी इसमें, जिस किसी भी नियोक्ता के पास 10 या 10 से अधिक कर्मचारी महीने या किसी भी दिन, साल भर के दिन में अगर काम करते हैं तो उसे ईएसआई में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। कुछ स्टेटों की 20 है, जैसे हिमाचल, जम्मू, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड सो ऑन, बहुत सी स्टेटें हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी, ठीक है। तो अगला, हाँ, कुछ चीजें ऐसे जैसे नौसेना हो गया और सेना हो गया, वायुसेना हो गया, और दूसरा खदान हो गया, रेलवे रनिंग हो गया, ये जो है इसके अंडर नहीं आता है, ठीक है। इसमें कुछ और इंश्योरेंस चलते हैं, बट यहाँ पे जो है ये ईएसआई का जो है उस ईएसआई के अंदर नहीं आता है, ठीक है। ये आपको पता है कि पूरे भारत में ये चल रहा है, ठीक है।
और ये ज़रूरी है हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए या हमारे एम्प्लॉयर के लिए भी कि एम्प्लॉयर पे भी एक बर्डन नहीं होता, वो एक आंशिक रूप से एक कंट्रीब्यूशन पे करता रहता है, और कुछ ऐसी आपदा आती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसको वो चीज़ एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच एम्प्लॉय एलिजिबल फॉर द ESIC। कौन सा एम्प्लॉय, अभी तो हम एम्प्लॉयर के लिए बात कर रहे थे, अब हम आते हैं एम्प्लॉय पे। एम्प्लॉय, कौन सा एम्प्लॉय जो है एलिजिबल होगा ESI के लिए। ESIC का एलिजिबल कैंडिडेट वही होगा जिसकी सैलरी 21,000 या 21,000 से कम होगी, वही जो है ESI कंट्रीब्यूशन या ESI में एलिजिबल होगा। अगर आपकी सैलरी 25,000 है तो आपकी ESI से कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। कौन सी? सकल वेतन, मतलब ग्रॉस अमाउंट। अगर ग्रॉस अमाउंट आपकी 21,000 से कम है तो आप ESIC में जो है कवर्ड हो, अगर 21,000 से ऊपर है तो आप ESIC में कवर नहीं होंगे। ठीक है, इसमें जो है सभी इंडस्ट्री इंक्लूड होती है, जैसे मैंने बता दिया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, और जो इंडस्ट्री नहीं है वो आप पीछे पेज में था। फिर इसमें क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम, एक जैसे अप्रेंटिस है। अप्रेंटिस क्या था, पहले 2010 के पहले क्या होता था, अप्रेंटिस जो है कई ESIC नहीं करता था, क्योंकि वो क्या होते थे, प्रशिक्षण के लिए आते थे 1-2 महीने के लिए। ठीक है, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। ठीक है, या कोई प्रशिक्षण के लिए 3 महीने के लिए है, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए है। तो 3 महीने के लिए वैसे अप्रेंटिस एक्ट, एक होता है अप्रेंटिस एक्ट 1961 के दौरान जो होता है, जो 15 दिन या 3 में 1 महीने के लिए आते हैं, उसमें ESIC नहीं काटा जाता। लेकिन जो हमारे पास प्रशिक्षण करते हैं, ट्रेनिंग जो है अप्रेंटिस के दौरान, जैसे आज के टाइम में कई NPS चल रहे हैं, कई ट्रेनिंग ऐसे जैसे टेक्सटाइल में चलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें अप्रेंटिस में दिखाना पड़ता है, तो उसमें बेनिफिट भी मिलता है। प्लस में एक और क्या होता है कि उनका ESIC डेबिट होता है 2010 के उसके नियम के अनुसार, वो कवर किया गया 1948 के नियम के अनुसार। ठीक है, अब आते हैं कंट्रीब्यूशन कितना होता है। कंट्रीब्यूशन देखो कुछ नहीं, ना के बराबर है, लेकिन हमें समझने की जरूरत है। कंट्रीब्यूशन कर्मचारी का जो होता है, एम्प्लॉय का, वो 0.75 ऑन ग्रॉस सैलरी पे जो है 0.75% होता है, और नियोक्ता से जो है 3.25 मीन्स 7 चौक 28, 7 बजे 35, 5 गुना लगभग समथिंग, 4.5 गुना समथिंग एम्प्लॉयर पे करता है, मतलब नियोक्ता करता है जो कंपनी का होता है, और कम जो एम्प्लॉय होता है उसका 0.75%। मान लो कि किसी की सैलरी 10,000 रुपए है, तो उसकी जो है कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का कटेगा, जो वनली जो है उसका 75 रुपए कटेगा। ठीक है, लेकिन आप ये भी देखो कि जो एम्प्लॉयर पे करेगा वो 325 रुपए पे करेगा। ठीक है, टोटल मिलाकर के सभी 4% जो है डेबिट होगा। किसका? सकल मजदूरी का, मीन्स ग्रॉस वेजेज का। ठीक है, इसके पहले 1/7/19 से पहले जो था वो कंट्रीब्यूशन कुछ और था। 1/7/2019 में जो है चेंज किया गया, जो 0.75 और 3.25 किया गया। इसके पहले क्या था, 1.75 और 4.25 था, जो टोटल 6% था। ठीक है, ये हमारे एम्प्लॉयर के लिए जरूरी है, जो कोई HR में काम कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एम्प्लॉय के लिए भी जरूरी है। नेक्स्ट लेवल भी एक एम्प्लॉयर के लिए जरूरी है जो HR में काम कर रहा है, कि प्रत्येक, अभी कंट्रीब्यूशन कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है। कंट्रीब्यूशन 2 तरीके से, तो जैसे एक होता है फाइनेंशियल ईयर होता है, तो इसमें क्या होता है, दो अवधि बनाई जाती है 6 मंथ की। ठीक है, एक होता है अप्रैल टू सितंबर, और एक होता है अक्टूबर टू मार्च। 2 अवधि पे कैलकुलेशन होता है, इसी अवधि के बेस पे हमें बेनिफिट मिलता है, ये समझने की जरूरत है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा हो और आपको अच्छा लग रहा होगा। आशा करता हूँ कि अगर आप वीडियो छोड़ के जा रहे हैं तो आप वीडियो ना छोड़ें, और आप पूरी देखें, आप जागरूक हैं और अपने अधिकार को प्राप्त करें। नेक्स्ट है बेनिफिट अंडर द स्कीम। इस स्कीम के अंदर जो है क्या क्या हमें बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है एम्प्लॉय के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए। कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉय को नॉलेज नहीं होता, और कहाँ से नॉलेज होगा, जब उनको बताया जाएगा तो नॉलेज होगा। आज इंडस्ट्री ट्रेनिंग नहीं देती है, आज इंडस्ट्री बताती नहीं क्या बेनिफिट है। यहाँ तक कि जो एम्प्लॉय हमारे पास बैठे होते हैं HR में, वो कभी कभी क्या होता है स्किप कर जाते हैं।
तो वो जरूरी है, क्योंकि उनको भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा क्या है, हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉय काम करता है तो हमारा वो सदस्य होता है। जब हमारा सदस्य होता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके लिए काम करें। तो सबसे पहला मेडिकल बेनिफिट मिलता है, कोई भी एम्प्लॉय जिस दिन वो ज्वाइन करता है उसी दिन से उसको जो है मेडिकल बेनिफिट स्टार्ट हो जाता है। मतलब दवाइयाँ वो कभी भी ले सकता है, ठीक है, अपनी फैमिली को दवाई ले सकता है, माता पिता को दवाई दे सकता है, ठीक है, या गोद लिए बच्चों को ले सकता है, ठीक है, जिस दिन से वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। याद रखना, जहाँ जो भर्ती होता है जैसे उसका रजिस्ट्रेशन होता है वो उस दिन से जो है ESIC में कवर हो जाता है, वो मेडिकल जाके दवाई ले सकता है, ठीक है, बीमार होता है तो। अगला याद रहे कि सेवानिवृत्ति 5 साल अगर कंप्लीट कर लेते हो और आप छोड़ते हो तो पीड़ित का जो होता है, मेडिकल बेनिफिट की बात कर रहा हूँ, मेडिकल बेनिफिट याद रखने 5 साल अगर आपने सर्विस किया है और ESIC में जो है आपका कंट्रीब्यूशन 5 साल जाता है, तो आप सेवानिवृत्त मतलब आप रिटायर्ड होने के बाद भी आप मेडिकल शारीरिक चेकअप आप करवा सकते हैं, मेडिकल बेनिफिट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। सिकनेस बेनिफिट मतलब बीमारी से हम क्या होता है, काम करते करते बीमार हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट ने जो हमारी ESIC एक्ट के अंडर जो आता है उसमें क्या हुआ कि यदि कोई बंदी व्यक्ति बीमार होता है तो उसको बेनिफिट लेने के लिए क्या होता है, जैसे सपोज दैट हम जाते हैं दवा करवाने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो हमें ESIC में जो होता है एक स्लिप जमा करनी पड़ती है, ठीक है, जो वो स्लिप जो होती है वो ESIC करती है, ESIC से करती है, लेकिन ESIC वाला काटता तभी है जब दिखता है कि हाँ ये ऑलरेडी वास्तव में सिकनेस बीमार है, ठीक है, तो जो वहाँ ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है, मेडिकल ऑफिसर होता है, उसके द्वारा वो जो है काटी जाती है ESIC स्लिप और उसको रीजनल ऑफिस में जमा किया जाता है, एक जाके नियोक्ता के पास जमा किया जाता है। नियोक्ता के पास इसलिए जमा किया जाता है ताकि वो अटेंडेंस ना लगाए या वो जो है दिखाए ESIC लीव पर है, क्योंकि इंस्पेक्शन के टाइम पे ये प्रॉब्लम आती है जब ESI इंस्पेक्शन करता है तब, ठीक है। और कभी कभी ज्यादा हालात भी खराब होती है, हालत खराब हो जाती है और बीमार हो गया एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई, तो क्या करना है कि अगर आप इमरजेंसी में भी भर्ती होते हो तो जो भी आप 24 आवर किया बिटवीन आप जो है ESI ऑफिस में आप इंटीमेशन दे सकते हो, उसके बाद जा करके आप डॉक्टर से लिखवा करके जो अथॉराइज वहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर होगा उसके बाद आप जा करके वहाँ से लीव कटवा सकते हो सिकनेस बेनिफिट में, ठीक है। सिकनेस बेनिफिट का बेनिफिट आप तभी उठा सकते हो, बीमारी बेनिफिट का तभी उठा सकते हो जब आपका जो है 6 महीने का जो योगदान होता है उसके बिटवीन 78 दिन होना चाहिए, 78 दिन का कंट्रीब्यूशन आपका जाना चाहिए, किसमें 6 महीने, मतलब 6 महीने में अगर हम बात करें तो 26, ठीक है, 2 छंग 12 छतरी 18, मतलब आपका जो है लगभग 140-45 दिन जो दे देते हैं उसमें जो है 78 दिन आपका जो है कंट्रीब्यूशन उसमें जाना गया हो तभी आपको जो है बेनिफिट सिकनेस बेनिफिट को मिलेगा, ठीक है। और सिकनेस बेनिफिट एक चीज और है, उसमें अधिकतम आप जो है 2 योगदान के बीच में, मतलब 1 साल के अंदर अधिकतम आप 2 योगदान के बीच में जो है 91 डेज की छुट्टी ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, मीन्स 1 साल के बीच में मैक्सिमम 91 डेज, 1 साल मतलब 2 भी योगदान पीरियड ना, मीन्स सितंबर टू जनवरी जो हमारा पीरियड था, ठीक है, अक्टूबर टू मार्च सॉरी, ठीक है, दोनों योगदान के बीच में जो है आप ले सकते हो छुट्टी, ठीक है। अप्रैल टू सितंबर और सितंबर टू अक्टूबर टू मार्च, ठीक है। अब आते हैं एक्सटेंडेड बेनिफिट होता है, एक्सटेंडेड बेनिफिट होता है जब कोई बंदा बीमार होता है और क्या होता है एक्सटेंड करवाना होता है तब, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि उसको एक बीमारियां होती है और एक्सटेंडेड मतलब बड़ी बीमारी मान लो, ठीक है, बड़ी बीमारी लेके चलते हैं। बड़ी बीमारी में क्या होता है कि सॉरी एक सेकंड, हाँ, बड़ी बीमारी में क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है उसको, उसमें भी बड़ी बीमारी आप किसी को भी नहीं बोल सकते, उसमें 34 बीमारियां हैं जो एक्सटेंड की जा सकती हैं जिसकी। अब आप बोलोगे कि हमें नॉर्मल कोई बीमारी है
और मैं जाकर के लीव को एक्सटेंड कराऊं या मैं उसका बेनिफिट लूं, तो वो चीजें पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो उसमें क्या है, 34 बीमारियां उसमें ऐड ही है। 34 बीमारियां देखने के लिए आपको मैंने लिंक इसमें ऐड कर रखा है, ESIC-government.in एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट। ठीक है, इस पे आप जा करके आप देख सकते हो, उसमें आपको दिया गया, जैसे मैंने एड्स दिया है, मोनोपोलीजिया दिया है, तो ये चीजें जो है इसमें ऐड है। इस पे आप जो है एक्सटेंड करा सकते हो, लंबे समय तक चल सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, लंबे समय तक आप सिकनेस, स्टैंडर्ड बेनिफिट में तो आप ले तो रहे सिकनेस का, लेकिन उसमें भी क्या है, अगर आप एलिजिबल होंगे तब आपको मिलेगा क्या, 2 वर्ष का रोजगार आपका होना चाहिए, और आपका 2 वर्षों में या 4 पूर्ववर्ती, मतलब पहले जो आपका 4 टाइमिंग गया हुआ, योगदान वाला पीरियड जो गया हुआ है 4 अगर गया हुआ है, मतलब 6 मतलब 4 अगर 2 साल, अगर में 2 साल में आपका 156 डेज आपका होना चाहिए, तभी आप इसका जो है एक्सटेंड करवा सकते हो। ठीक है, इसका जो पैसा मिलेगा, हम आते हैं पैसा कैसे मिलेगा, वो जो जिस दिन आप क्लेम करेंगे, क्लेम करने के जो है 7 डेज के अंदर अंदर ESI को पेमेंट करना पड़ता है आपको। ठीक है, अगला, और याद रखना है कि वो कोई भी चीज होती है तो जो अथोराइज्ड डॉक्टर होगा उसी के थ्रू होने के बाद ये होगा। ठीक है, और ये मैक्सिमम ये ध्यान देना है कि एक्सटेंड जो करा सकते हो मैक्सिमम 2 वर्ष की अवधि के लिए होगा, इतने दिन के लिए जो है अवधि होगा। अगर उससे ज्यादा होगा तो प्रमाणित जो अधिकारी होगा उस पे से साइन होगा, उसके स्टैंप लगेंगे, तभी वो एक्सटेंड हो सकता है। इनहेंस सिकनेस बेनिफिट, उन्नत बीमारी मीन्स नसबंदी हो गया, ट्यूबेक्टोमी हो गया। ठीक है, ये चीजें क्या होती हैं, इसके लिए जो है बीमित व्यक्ति को जो है या लाभ मिलता है उसके बिटवीन, और 14 दिन के बाद मिलता है जो उसका बेनिफिट होगा, और उस हिसाब से उसको जो है जैसे जितना उसका बनेगा उस हिसाब से उसको पेमेंट होगी। ठीक है, सिस्टम वही है 78 डेज का। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट मैटरनिटी बेनिफिट, क्योंकि मैं देखता हूँ कि क्या होता है कि एम्प्लॉय कोई भी महिला जो है काम करती है इंडस्ट्री में, लेकिन जब मैटरनिटी का जब काम आता है तो क्या होता है कि वो जो है एम्प्लॉयर कभी कभी पल्ले डालता है, कौन यार पीछे दौड़ेगा। तो ये हमारा काम होता है और हमें जरूरी है, नॉलेज होगी तो हम इसको, हमारा जो एम्प्लॉय होगा वो हमसे भी खुश होगा और उसको भी 2 पैसे मिलेंगे। मैटरनिटी बेनिफिट जो होता है केवल महिलाएं ले सकती हैं, क्योंकि जो बच्चे को जन्म देती हैं, ठीक है, मातृत्व लाभ जिसे बुलाता है, माता का जो जन्म देते हैं, और इसके लिए जो है 2 पीरियड में कम से कम 70 दिन का आपका भुगतान होना चाहिए ESIC में, तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। ये नहीं है कि आज आप भर्ती हुए, ठीक है, और आप छुट्टियां मारते जा रहे हो और आपको जो है क्या नाम है 70 दिन हुए नहीं है, 2 पीरियड मीन्स 1 साल के अंदर अगर 70 दिन नहीं हुआ है तो आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। ठीक है, ये जो बेनिफिट मिलता है वो 2 बच्चों तक मिलता है, कि किसी पिता मतलब माँ के पास अगर 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे तक ये बेनिफिट मिलता है, तीसरे बच्चे पे ये बेनिफिट नहीं मिलता है मैटरनिटी बेनिफिट। और जो इसकी अवधि की देय होती है वो 26 हफ्ता होती है। 26 का मतलब हो गया लगभग 5 24 4 5 महीने। ठीक है, 5-6 महीने होगा लगभग। ठीक है, इतना आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। जब आप प्रेगनेंसी होती है मीन्स इसका मान के चलो कि 2 महीने बाद आपको बेनिफिट मिलना चालू हो जाता है। क्या नाम है, जब आपका 3-4 महीने जब बीतता है तो उसके बाद आपका जो है बेनिफिट स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, एक होता है गर्भपात। अगर कोई महिला जो है गर्भपात करवाती है या गर्भपात हो जाता है या कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं तो उसमें जो बेनिफिट होता है 6 हफ्ता, मतलब 6 सप्ताह और 42 दिन के लिए देय होती है। ठीक है, जो क्लेम होता है वो 14 दिनों के अंदर मिल जाता है। ठीक है, जो बेनिफिट मिलता है वो मिलेगा आपको या तो सैलरी के बराबर, मजदूरी के बराबर, या तो जो बीमारी होगी उसके अगेंस्ट ESIC कैलकुलेट करके देती है। डिसेबल बेनिफिट, डिसेबल मतलब विकलांगता। कोई भी कर्मचारी अगर काम करते हुए अगर विकलांग हो जाता है तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विकलांग होता है, ठीक है, व्यवसायिक रूप से विकलांग होता है तो उसको बेनिफिट मिलता है। ठीक है,
जो डिसेबल होता है उसमें क्या होता है कि डिसेबल में उसको सैलरी भी प्रोवाइड होती है, ठीक है। और देखा जाता है किस तरीके से डिसेबल है, डिपेंडेंट ऑन डिसेबल, जिस हिसाब से डिसेबल हो कितने टाइम के लिए है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो उसको जो है कोई पेंशन प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है। जैसे सपोज डेट किसी की अगर फिंगर कट हो जाती है तो अब वो देखो डिसेबल तो हुआ, फिंगर कट गया तो उसको पेंशन उसी हिसाब से लग जाएगी, वो काम कर भी सकता है, नो डाउट, ठीक है। ये पॉइंट आते हैं जरूर, किसी का पॉइंट रहता है कि भैया कोई बंदा है किसी का हाथ कट चुका है और वो काम कर रहा है तब भी पेंशन भी ले रहा है, तो ऑब्वियसली ले सकता है, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि 600 800 1000 1500 4000 2000 में उसका घर चलेगा, तो काम कर सकता है। पूर्णतः अगर डिसेबल होगा तो उसको अलग तरीके से सैलरी पेंशन लगती है, और जो कुछ नॉर्मल डिसेबल होते हैं तो उनको जो है अलग तरीके से लगती है और वो काम कर सकते हैं। एज पर फैक्ट्री एक्ट भी काम कर सकते हैं, एज पर लीगल भी काम कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट बेनिफिट, डिपेंडेंट मीन्स आश्रितों का बेनिफिट, जो कोई भी व्यक्ति कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसकी डेथ हो जाती है कार्य के दौरान, ठीक है, या आने जाते हुए ड्यूटी जाते हुए अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो डिपेंडेंट जो होता है उसको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। डिपेंडेंट कैसे बेनिफिट, देखो एक तो पेंशन मिलती है और एक फ्यूनरल एक्सपेंसेस होता है। फ्यूनरल एक्सपेंसेस आज के टाइम में आई थिंक 15,000 है, ठीक है। अगर विवाहिता है, ठीक है, विवाहिता है तो उसको जो है जब तक वो नेक्स्ट शादी नहीं करेगी तब तक उसे पेंशन मिलेगा। अगर उसके पास एक बच्चा है तो एक बच्चे को जो है पेंशन लगेगी, ठीक है। अगर विवाहिता नहीं है तो उसके माता पिता को जो है उसका बेनिफिट मिलेगा, माता पिता को जो मिलेगा वो डिवाइड मिलेगा, और जो बेनिफिट मिलेगा जो उसकी वेजेज होगी, वेजेज का 70% निकाला जाएगा और उसको जो है समान अनुपात में जो है उसको दिया जाएगा। और जो बेनिफिट मिलेगा पहली जो किस्त आएगी वो डेथ के क्लेम का जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो 3 महीने के बिटवीन आएगा, 3 महीने तक के बाद आएगा, उसके बाद 3 के बाद कंटिन्यू आपको बेनिफिट है पेंशन या जो भी बेनिफिट होगा वो मिलना चालू होगा, ठीक है। थैंक यू, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको जो बेनिफिट बताया, और सभी हमारे दर्शक जो भी हैं देखने वाले उनको समझ में आया होगा। धन्यवाद इतना आपको वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट लेवल जो आपका है ये है एम्प्लॉयर पार्ट का, कि हम जो है जब इंस्पेक्शन होता है ESI का, किसी भी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट होता है, कोई भी चीजें होती है, तो अगर इंस्पेक्शन करने के लिए अगर आते हैं अथॉरिटीज ऑफिसर होते हैं ESI से, तो क्या देखते हैं सबसे पहले तो अटेंडेंस रजिस्टर, मस्टर रोल, सैलरी वेजेज रजिस्टर, पेरोल, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, जो आप ESI से चालान डालते हो ऑनलाइन से डालते हो कि हाँ वो एक्चुअल जमा हुआ है कि नहीं। क्या करते हैं कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो चालान होता है उसको और जो मस्टर रोल के जो आप कंट्रीब्यूशन हो वो आपका मैच करते हैं, ठीक है। प्लस अटेंडेंस रजिस्टर इसलिए देखते हैं क्या वो उस दिन ड्यूटी पे था कि नहीं था। आज हम पंचिंग भी देखते हैं, पंचिंग मशीन से भी निकलवाते हैं और वो ऑनलाइन भी निकलवा के दिखाते हैं, लाइव निकाल के देखते हैं कि हाँ था कि नहीं था। तो ये सब चीजें होती है। एम्प्लॉय रजिस्टर, एक्सीडेंट बुक, क्या एक्सीडेंट आपने रजिस्टर बनाया है कि नहीं, एक्सीडेंट रजिस्टर में आपने मेंशन किया है कि नहीं एक्सीडेंट हुआ है। रिटर्न ऑफ कंट्रीब्यूशन, सेम वही जो आपने कंट्रीब्यूशन की बात की हमने। रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ चालान, चालान की जो कॉपी जो आपने चालान दिया है, चालान भरा हुआ है, ठीक है। आगे आते हैं इम्पोर्टेड फॉर्म। जब भी आप कोई चीज क्लेम करते हैं एम्प्लॉय के लिए तो उसमें बहुत से ऐसे फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म नंबर 1, ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म। आज जब भी कोई एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन करना है तो फॉर्म नंबर 1 फिल करता है, जिसके बाद उसको एक एम्प्लॉयर कोड मिलता है, और एम्प्लॉयर कोड के जरिए क्या करता है वो अपने कंपनी को उसमें एम्प्लॉय को जनरेट करता है, एम्प्लॉय को रजिस्ट्रेशन करता है और उसमें ESI नंबर मिलता है जिसके थ्रू एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। फॉर्म नंबर 1 है डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, मेंशन फैमिली डिक्लेरेशन फॉर्म की हाँ फैमिली कौन कौन है, ठीक है। सेकंड फैमिली डिक्लेरेशन फॉर्म ये होता है चेंज करने के लिए, कि अगर फैमिली में कोई चेंज करना है तो उसके लिए है। फॉर्म नंबर 12 है सिकनेस एंड टेम्परेरी डिसेबल बेनिफिट। अगर आपको बेनिफिट सिकनेस का है या टेम्परेरी डिसेबल हो तो उसमें फॉर्म नंबर 12 देना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। फॉर्म नंबर 12 है मैटरनिटी बेनिफिट लेने के लिए है, ठीक है। मैटरनिटी अगर सिकनेस है तो फॉर्म नंबर 13 सिकनेस टेम्परेरी डिसेबल और मैटरनिटी बेनिफिट है। फॉर्म नंबर 13 है मैटरनिटी बेनिफिट है। ये जो बनाया हूँ ये स्टेप वाइज बनाया हूँ ताकि आपको समझ में आए। फॉर्म नंबर 14 है सिकनेस और टेम्परेरी डिसेबल बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट सिकनेस। फॉर्म नंबर 14 मैटरनिटी बेनिफिट फॉर सिकनेस, सिकनेस के लिए।
ठीक है। फॉर्म नंबर 16 एक्सीडेंट रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में क्या है कि एक्सीडेंट रिपोर्ट जो है ऑनलाइन भरी जाती है। ऑनलाइन फॉर्म नंबर 16 जब भी किसी का एक्सीडेंट हो 24 आवर के बिटवीन जो होता है ऑनलाइन आपको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है ESI में। फिर उसी के थ्रू इंस्पेक्शन होता है। जैसे किसी एम्प्लॉय का अगर एक्सीडेंट होता है उसमें लिखा जाता है कि हाँ कैसे आपका एक्सीडेंट हुआ है, उस लड़के का कैसे हुआ है और कब हुआ है, कितने टाइम हुआ है, कौन दो गवाह थे। उसमें 2 गवाह भी देना पड़ता है। इंस्पेक्शन आने पे उनका 2 गवाह भी चेक किया जाता है। ठीक है। और सब फॉर्म नंबर 17 डिपेंडेंट ऑफ फ्यूनरल बेनिफिट, जैसे मैंने बताया डेथ केस में फ्यूनरल बेनिफिट के लिए फॉर्म नंबर 17 देना पड़ेगा, जिसमें आपको 15,000 मिलेगा क्रियाक्रम के लिए। फॉर्म नंबर 18 डिपेंडेंट बेनिफिट, जो डिपेंडेंट होगा उसको बेनिफिट लेने के लिए फॉर्म नंबर 18 देना पड़ेगा। ठीक है। और फॉर्म नंबर 18 ये डिपेंडेंट जब बेनिफिट ले रहा है तो पीरियडिकल पेमेंट के लिए जो है वो फॉर्म नंबर 18 ही करेगी। मीन्स अगर प्रॉब्लम आती है तो। फॉर्म नंबर 19 मैटरनिटी बेनिफिट, नोटिस ऑफ प्रेगनेंसी, जब भी कोई प्रेगनेंसी होती है तो आपको नोटिस देने के लिए आपको जो है फॉर्म नंबर 19 डालना पड़ेगा। फॉर्म नंबर 20 मैटरनिटी बेनिफिट सर्टिफिकेट ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो फॉर्म नंबर 20 मिलेगा। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और फॉर्म नंबर 21 मैटरनिटी बेनिफिट सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड कॉन्फिडेंट। ओके। फॉर्म नंबर 22 क्लेम ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, जब आपका मैटरनिटी हो जाएगा तो आप क्लेम कर सकते हो उससे बेनिफिट के लिए। फॉर्म 23 मैटरनिटी बेनिफिट। फॉर्म 24 मैटरनिटी बेनिफिट, नोटिस ऑफ वर्क, काम करना चालू करेंगे तब। 25 परमानेंट डिसेबल बेनिफिट। 26 परमानेंट डिसेबल बेनिफिट। ओके। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद देखने के लिए। आशा करता हूँ सभी लोग मेरी जानकारी से आप सहमत होंगे, और चाहे वो एक कर्मचारी हो चाहे वो नियोक्ता हो। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको जो है मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपके साथ सबसे पहले पहुंचे। और मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको जो है आपकी जानकारी देता रहूं, ताकि आप जागरूक रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।